सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में कक्षा 10th में विज्ञान विषय का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत या सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो हरियाणा बोर्ड में पेपर होगा 10वीं का, तो उसमें इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। एक एक अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एक एक अंक के क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से 4। और ये चैप्टर इजी है बहुत। अगर आपने इसको 2 बार भी ध्यान से सुन लिया तो आपके प्रश्न याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। तो मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बोर्ड के से संबंधित जितने भी लेसन हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, और आप आसानी से इससे तैयारी कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा। तो जब ऊर्जा की बात आती है, तो ऊर्जा जो होती है कभी भी परिवर्तित नहीं होती, यानी उसको ना हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ये तीसरा सी, अपरिवर्तित रहती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऊर्जा जो होती है, भौतिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा जो है, उसका कुल मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराते हैं तो कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है? क्योंकि जब प्लेट ऊपर से गिरेगी तो वो ज़मीन के साथ नीचे टकराएगी, आवाज़ करेगी। और अब क्योंकि प्लेट ऊंचाई पे है, तो जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पे होती है तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इसलिए जब प्लेट ऊंचाई से गिराई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी पहले, जो जमीन से टकराने के बाद ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने मोमबत्ती के जलने पर कौन सी रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है? तो जब मोमबत्ती जलती है तो आपने देखा है मोमबत्ती में ऊष्मा भी होती है, यानी गर्मी भी होती है, और वो प्रकाश भी देती है। तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा भी है, प्रकाश ऊर्जा भी है, इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा सी, दोनों। जो सी वाला आंसर होगा वो आपका आंसर है। तो दोनों ऊर्जा इसमें परिवर्तित, यानी मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे, जैव गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो मीथेन की मात्रा होती है बी भाग में 50% होती है। इसमें कितनी होती है? 50%। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन होता है। तो जो जैव गैस होती है या गोबर गैस होती है, उसमें 50% मीथेन गैस होती है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी, पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। अगर वो पूछता पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन भी है, जल विद्युत भी है, ताप विद्युत भी है,
लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो आपने सौर ऊर्जा इसका आंसर लगाना है। पारंपरिक स्रोत का मतलब जो प्राचीन समय से पुराने समय में हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अभी कर रहे हैं जब से सौर सेल आए हैं, सौर सेल बनने शुरू हुए हैं। उससे पहले हम लकड़ी से, जल से, इनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो छठे प्रश्न में देखो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन में है, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो जीवित अवस्था में कभी नहीं रहा? तो जैव मात्रा का मतलब है वो कभी ना कभी जीवित रहा होगा। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो जीवित रहते हैं, या पशुओं से कोई मिल जाता है तो वो जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन इसने कहा है नहीं है, तो वो नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा जो है, क्योंकि लकड़ी पेड़ पौधों से मिली है, गोबर गैस पशुओं से मिली है, और चारकोल भी लकड़ी यानी पेड़ पौधों से मिला है, तो ये सारे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय रिएक्टर से मिलती है, तो वो नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास, सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में देखो, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन गैस होती है सबसे ज़्यादा, 50% होती है, ये आपने नोट कर लेना है। फिर उसके बाद है, बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते जल में जो होती है गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। फिर आगे नाइन्थ क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस के कारण ही हमारी धरती जो है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। फिर है जैव गैस का मुख्य घटक, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैव गैस में मुख्य जो घटक होता है वो होता है मीथेन, CH4। तो उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है 11 क्वेश्चन में क्या है, जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल विद्युत संयंत्र में जल जो होता है डी भाग है इसका आंसर, क्योंकि जल से ही विद्युत बनाई जाती है। फिर 12वां क्वेश्चन आएगा इसमें, पवन चक्की की गतिशील होने में वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? यानी कितनी गति से वायु चलनी चाहिए ताकि पवन चक्की कार्य करे? तो वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे कम रफ्तार से अगर पवन चक्की चलेगी तो बिजली पैदा नहीं होगी या वो कार्य नहीं करेगी। 13 क्वेश्चन है, बायोगैस में कौन उपस्थित नहीं होता? अब ये देखो इसने पूछा है नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं, होता है तो मीथेन लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं होता तो इसमें मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CO2 भी होता है, लेकिन O3 नहीं होता। तो ये आपका डी आंसर आएगा इसके अनुसार, O3 यानी ओजोन गैस जो होती है वो नहीं होती। फिर उसके बाद आगे प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी एक एक लाइन के। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के नाम बताएं। तो नवीकरणीय स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, कौन सी? सौर ऊर्जा। और जल ऊर्जा भी आप लिख सकते हो। तो ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर है 15वां क्वेश्चन आपके पास, जल विद्युत किसे कहते हैं? जो विद्युत जल के द्वारा बनाई जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। तो ये आपने आंसर लिखना है, जल के द्वारा बनाई जाने वाली बिजली को या विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। फिर 16 क्वेश्चन,
फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो आपने इनको लिख लेना है अपनी कॉपी पे, नोटबुक में कॉपी पेन लेके बैठना है आपने जब भी आप ये वीडियो देखें। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल फॉर लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको बोलते हैं हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद 7th बायोगैस क्या है? ऐसी गैस जो गोबर के या पेड़ पौधों की पत्तियों के गलने सड़ने से बनती है, उसे हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस किससे बनती है? जब गोबर को हम गला सड़ा देते हैं या उसका किण्वन होता है तो उससे गैस बन जाती है, जो गोबर गैस भी बोलते हैं जिसे, तो इसे बायोगैस कहते हैं। या जैसे गोबर गैस बनती है, अगर जिसने भी देखी है तो वो आप लिख सकते हो आप अपने वर्ड्स में। फिर पवन ऊर्जा केंद्र की क्या कमियां होती हैं? जो पवन ऊर्जा केंद्र होता है उसमें पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, और पवन चक्कियां केवल वहीं उन्हीं स्थानों पर लगाई जा सकती हैं जहां पर तेज गति से वायु चलती है और पूरे साल भर वायु चलती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसको चलाने के लिए हमें पूरा वर्ष वायु, गतिशील वायु चाहिए, जिसकी स्पीड जो है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। फिर है जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन वो होता है ऐसा ईंधन जो जीवों के अंश से बना हो, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी पेड़ पौधों और जीवों के अंश से बना है, इसलिए इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन, ऊर्जा के अच्छे स्रोत की में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? या ऊर्जा का अच्छा स्रोत उसे माना जाता है जिससे हमें ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो और जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो, उसे हम सौर ऊर्जा का अच्छा स्रोत बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो धरती पे है वो है वही सूर्य। सूर्य को धरती पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि धरती पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। फिर उसके बाद है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो उत्तम ईंधन की विशेषताएं ये हैं कि वो एक तो आसानी से जल जाना चाहिए। ईंधन क्या होता है? जिससे हम जला के भोजन पकाते हैं या गाड़ियां चलाते हैं, वो ईंधन होता है। तो ईंधन, अच्छा ईंधन किसे माना जाता है? जैसे गोबर, एक तरफ है एलपीजी गैस, यानी जो सिलेंडर में भरी जाती है जिससे खाना बनाते हैं, और एक तरफ लकड़ियां हैं। तो हम किससे खाना आसानी से बना सकते हैं? तो आप खुद सोच सकते हो कि एलपीजी गैस आसानी से हम उससे खाना बना सकते हैं, क्योंकि एक तो उसको जलाना आसान है, उससे धुआं भी उत्पन्न नहीं होता, और वो एक सिलेंडर में 1 महीने तक की गैस हम भर सकते हैं। और लकड़ियों को रखने के लिए उतनी ही ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, उससे प्रदूषण भी फैलता है। तो इसलिए उत्तम ईंधन वही है जो कम स्थान के लिए, जो जिसका ज्वलन ताप कम हो और जिससे कोई हानिकारक गैसें ना निकले। फिर है चारकोल। चारकोल होता है भाई, जब हम लकड़ी के ढेर को हम क्या करते हैं, लकड़ी के ढेर, सूखी लकड़ी के ढेर को एक जगह लगा लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और उसको ऊपर से पूरा ढक देते हैं मिट्टी के साथ या कीचड़ के साथ, तो ताकि उसमें वायु, ऑक्सीजन ना उसको मिल सके। तो उसे हम कच्चा कोयला भी कहते हैं, तो लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो जब हम कच्चे कोयले का उपयोग करते हैं तो उसमें प्रदूषण पैदा नहीं होता, वो बड़ी अच्छी तरह से जलता है। जो हलवाई होते हैं वो कच्चे कोयले का यूज करते हैं,
मिठाई बनाने में या शादियों में भी इसका यूज कर लेते हैं ईंधन के रूप में। तो चारकोल एक अच्छा ईंधन इसलिए है क्योंकि वो अच्छी तरह से जलता है और प्रदूषण भी उससे कम फैलता है। फिर 24वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो जीवाश्म ईंधन की हानियां हैं, यानी कोयला पेट्रोल डीजल जो है इनकी क्या हानियां हैं कि ये जब जलाए जाते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो ये इसकी सबसे एक बड़ी कमजोरी है, हानि है। हाँ और ना बतानी है 25वें में, क्या किसी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो जब संपूर्ण ऊर्जा और संरक्षित ये वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना कि वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ये हाँ है, इसका आंसर ठीक है। क्या ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। क्या ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है? नहीं। तो ये पहला ठीक है, दो गलत हैं इसमें। तो पहले दो सत्य हैं, दो असत्य हैं। फिर है, खाना पकाने में कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है? खाना पकाने में एलपीजी। कौन सी? एलपीजी गैस। कौन सी गैस? एलपीजी गैस होती है जो सिलेंडरों में भरी होती है। एलपीजी का पूरा नाम मैंने अभी बताया था आपको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर है, पुराने समय में ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत क्या था? पुराने समय में जंगलों से लोग लकड़ी लेके आते थे, उसी को जलाते थे। तो लकड़ी इसका आंसर लिखोगे आप। अगर लकड़ी ऑप्शन में कहीं नहीं है तो आप कोयला भी लिख सकते हो या उपले लिख सकते हो। तो ये या लकड़ी तो सबसे पहले है ही। फिर ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं हमारे पास। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, गैस है। तो ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। फिर है, जैव गैस का दूसरा नाम। जैव गैस का दूसरा नाम आप इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हो, बायोगैस भी बोलते हैं इसे या गोबर गैस भी बोलते हैं इसे। तो इसका दूसरा नाम बायोगैस भी लिख सकते हो आप, गोबर गैस भी लिख सकते हो। फिर है 32वां, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक ऊपर कई बार प्रश्नों में आ गया है, मीथेन होता है, CH4। तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है या इसको आप CH4 भी लिख सकते हो। पवनों की का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश ऐसा देश जहाँ पे सबसे अधिक पवन चलती है, हवा चलती है। तो पवनों का देश हमें डेनमार्क को बोलते हैं, डेनमार्क। डेनमार्क। तो डेनमार्क है देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं जिससे बिजली बनाई जाती है। तो डेनमार्क है इसका नाम। फिर उसके बाद है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है CO2, CO या सल्फर या नाइट्रोजन। तो ये सभी अम्लीय वर्षा का कारण है भाई। अम्लीय वर्षा जब वातावरण में ये गैसें होती हैं सारी, तो जब वर्षा का पानी इनमें से गुजरता है तो वो अम्ल बन जाता है, H2SO4 बना देता है वो। H2SO4 बना देता है जो अम्ल होता है और अम्लीय वर्षा के रूप में वो धरती पे गिरता है। फिर उसके बाद है आपके पास 35, जैव गैस संयंत्र में सैलरी का इस्तेमाल क्या होता है? जैव गैस संयंत्र का मतलब गोबर गैस प्लांट जो होता है उसमें से सैलरी का मतलब गोबर निकलता है जो, तो उसका उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए। तो इसलिए गोबर का उपयोग जो है खाद के रूप में किया जाता है। फिर है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम बताएं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं भाई,
परंपरागत का मतलब जो पुराने समय से जिनका उपयोग हो रहा है, तो वो है वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ईंधन ऊर्जा। ईंधन ऊर्जा का मतलब जो लकड़ी या कोयले से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो वो परंपरागत स्रोत हैं। और गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जैसे सौर ऊर्जा। टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है वो गंगा पे है भाई। कहाँ पे है? गंगा पे। और सरदार सरोवर बांध जो है वो कहाँ पे है? कावेरी पे है शायद ये, तो ये देखना पड़ेगा। तो सरदार सरोवर बांध आपने खुद देख लेना है बुक में से, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। ये नर्मदा नदी पे है वैसे, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है। फिर उसके बाद है पेट्रोल में निहित ऊर्जा। पेट्रोल में निहित ऊर्जा जो होती है वो है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है भाई? रासायनिक ऊर्जा है। जो जब पेट्रोल को जलाते हैं तो वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद है भारत में ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए विद्युत जल ऊर्जा का उपयोग कितना करते हैं? 1/4 भाग। यानी कुल जो ऊर्जा होती है उसका 1/4 भाग यानी 1/4 भाग जो है जल ऊर्जा से प्राप्त होती है, बिजली बनाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ है? तो वो है कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी में है ये 380 मेगावाट का प्लांट है, जो भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म है। यहाँ वायु से, पवन से ऊर्जा बनाई जाती है। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो चुका है। तो आपने ये वीडियो ध्यान से सुना। और एक बात फिर आपको बताता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। क्योंकि जो भी साइंस की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होती हैं। और इसी से संबंधित आपको इस चैनल में और भी वीडियो मिलेंगी। तो इसी के साथ आप अगर एक बार भी आपको ये समझ में नहीं आए तो इसको 2 बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद।